ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई। रीजन कंफर्म। ओके। आए हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है आज के अवैध मूल्य क्लब के अंदर। और आज हमारा बफर डे होने के कारण आज एक विशेष क्लास रखा है। हमारे बीच में आदरणीय मुकुल भाई जी पधारे हैं। मैं समझता हूँ कि मुकुल भाई जी को सब जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे बीच में पहले भी भाई साहब आए हैं एक दो बार, और बाबा के बहुत पुराने और अनन्य रतन हैं। हम सभी बाबा के बच्चों की रोज अमृत मुरली सुनते हैं। अनेक बार इच्छा होती है कि बाबा ने जो भी बातें बताए हैं वो स्मृति में रहे, वो ध्यान में रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे ध्यान में नहीं रख पाते हैं, विस्मृति हो जाती है। कुछ कुछ बात बाबा की बातें होती है, वो हमें, हम चाहते हैं उसका सिद्धि स्वरूप बन जाए, उसको स्वरूप में लाए, लेकिन कभी कभी चैलेंजेस आती हैं। तो आज उसी विषय को लेकर मुकुल भाई जी हमारे बीच में आए हैं। मुकुल भाई जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। वैसे मुकुल भाई जी लौकिक में मैकेनिकल इंजीनियर है और पिछले 31 साल से भी अधिक एक बड़े एमएनसी में कार्यरत है। वर्तमान समय आप भाई साहब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो विश्व स्तर पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ें होती है उसके कारोबार देखते हैं एज ए जनरल मैनेजर पोस्ट पर। वैसे भाई साहब ने अभी रिसेंटली कुछ वर्ष पहले ही पीएचडी भी हासिल की है पुणे यूनिवर्सिटी से, सावित्रीबाई पुणे फुले यूनिवर्सिटी से। और भाई साहब स्पार्क विंग के कोर कमिटी मेंबर हैं। स्पार्क विंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है भाई साहब ना केवल पुणे में लेकिन नेशनल लेवल पर काफ़ी गाइडलाइंस देते रहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है भाई साहब की प्रेरणा से ही आगे बढ़ते हैं स्पार्क विंग के। और ज्ञान में भाई साहब 32 वर्ष से हैं। पुणे के अंदर वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक भी हैं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत पुनः इस अव्यक्त मूल्य क्लब में। और आज आपसे जानेंगे हम कि कैसे हम सिद्धि स्वरूप बने बाबा की मुरली सुनते हुए। ओम शांति। ओवर टू यू भाई साहब। ओम शांति। थैंक यू प्रफुल्ल भाई और सबको गुड मॉर्निंग। आवाज स्पष्ट है? हाँ जी। हाँ जी, ओके। सो इनफैक्ट आज का जो विषय है उसका पहले हम रेफरेंस मुरली डेट जो है, जिस मुरली को आधार करके हम बात कर रहे हैं, वो तारीख आप सभी को शेयर कर दें। ये डेट है 25/11/1993 की मुरली, 25 नवंबर 1993। और ये मुरली अभी जो अव्यक्त मुरली चलती है उसका जो रिवाइज डेट है वो है 22 जनवरी 23 का मुरली। लास्ट मंथ में ये मुरली 22 जनवरी 23 की मुरली। बेसिकली बाबा बात कर रहे थे कि हम कैसे सिद्धि स्वरूप बने। और बाबा बहुत सुंदर कुछ शब्द इस्तेमाल किए और हम आपके सामने वो बात रखना चाहेंगे। और जो हमें स्ट्रक्चर बताया गया, आज की ये मॉर्निंग जो हम लोग ज्ञान चर्चा कर रहे हैं उसमें अबाउट हाफ एन आवर वी मीन्स आई प्रेजेंट द टॉपिक और तत्पश्चात क्वेश्चन आंसर, ये फॉर्मेट है। सो हम हाफ एन आवर आपसे चिट चैट करेंगे, फिर आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे तो दैट इज हाउ वी विल कंटिन्यू। इंटरेस्टिंगली जैसे कोई कुछ कार्य करते हैं, एक एक पहला उनके कौशल्य विकास के जो स्टेजेस होते हैं, तो पहला स्टेज होता है कि वो नॉविस है, लर्नर, स्टार्टर। उसके बाद धीरे धीरे वो मैच्योर होते जाते हैं और लाइक समथिंग कॉल्ड बिगिनर, नॉविस, फिर बिगिनर, फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और जब वो सीख गए होते हैं तो कई बार उनके टाइटल के आगे प्रो लिखा जाता है, प्रो, PRO, प्रो। दैट मीन्स माहिर हो गए हैं उस चीज में। तो बाबा कह रहे थे कि बच्चे आप सभी योगी हो
और योग तो सब अच्छी तरह से करते भी हो और सिखा भी सकते हो योग करना, और योग के ऊपर क्लास भी करा सकते हो, बट आप प्रयोगी कम बने हो, नंबरवार बने हो। सो जस्ट अगर आप प्रोनाउंसिएशन के रूप से देखें, एंड इट इज प्रो योगी, प्रयोगी मीन्स प्रो योगी। सो व्हाट इज प्रो योगी? योग जब तक हम अभ्यास में केंद्रित रखते हैं, प्रैक्टिस, ओनली आई एम प्रैक्टिसिंग, या हम उस पर सोच रहे हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर रहे हैं, तब तक हम योगी हैं, हम प्रयोगी नहीं बने हैं। अगर उसको हम हमारे लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, या चेंजेस लाने के लक्ष्य से हम उसको अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली प्रयोगी। और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है। अगर इसके हम दूसरे एक उपमा दे तो इट इज एग्जैक्टली लाइक विज्ञान और प्रयुक्ति, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी अर्थात प्रयोग, टेक्नोलॉजी कोई भी अलग चीज नहीं है, वही विज्ञान है, परंतु टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और साइंस कभी भी सुख नहीं दे सकता है, साइंस कभी भी कोई भी कार्य हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो ना टेक्नोलॉजी के फॉर्म पे आए, प्रयोगात्मक फॉर्म पे आए। तो योग पर हम केवल सोचें या अभ्यास करें, इट इज समथिंग लाइक, जैसे कि हमने उदाहरण दिया साइंस जैसा है। उसको जब हम हमारे जीवन के कुछ बातों को चेंज करने के लिए प्रयोगात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं उसको, और उसके रिजल्ट हम देखते हैं, उसका परिणाम को अवलोकन करते हैं, एंड देन वी आर्टिकुलेट उसके इंटेंसिटी को, या फ्रीक्वेंसी को, या प्रकरण को, तो ये प्रयोगी बाबा जो कहना चाहते हैं उसे हम प्रयोगी कह सकते हैं। बाबा 3 लक्षण बताए हैं कि आप प्रयोगी हो तो उसके कौन से लक्षण हैं। और हम उसके पहले हठ योग और जो दुनिया में ऋषि पतंजलि के राजयोग हैं, उनके लिखे हुए जो योग सूत्र है 195 श्लोक वाली, तो उसमें 4 चैप्टर्स हैं, और उस चैप्टर्स में ये एक बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट है। ऋषि पतंजलि ने सारांश में 195 श्लोक के अंतर्गत जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि साधना क्या है, सिद्धियां क्या है, और साधना का फल जो है वो क्या है, कैवल्य क्या है आदि, उसको रेफर करते थे। और बाबा ने इन टोटल चीज को, साधना का जो रिजल्ट है और क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकता है, वो केवल 3 उदाहरण के द्वारा, 3 रिजल्ट आउटकम जो है, 3 अलग शब्द इस्तेमाल करके स्पष्ट किए हैं। सो आपके सामने हम प्रयोगी हैं तो उसका लक्षण क्या होगा, वो 3 शब्द रख रहे हैं। बाबा ने जो बोला, वो पहला शब्द है कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। सो दिस वाज द, ये पहली बात है। तो बाबा ने ऑल्सो उसमें रेफर किए कि बच्चे देखो, आप संसार परिवर्तन करने वाले हो, बाबा के बच्चे हो, विशेष आत्माएं हो, पूर्वज हो, और संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक, खुद के संस्कार परिवर्तन में अगर हमें दिक्कत आ रही है तो हम संसार परिवर्तन कैसे करेंगे। इसलिए विशेष रूप से संस्कार परिवर्तन के ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। और उसमें बाबा ने ये बताया बच्चों को कि देखो, तुम्हारे कई बार कई घटनाएं होती हैं, कई परिस्थितियां आती हैं
तो उसमें भी तुम अपने संस्कारों पर जीत पा रहे हो या नहीं? क्योंकि कई बार हम लोग उल्हना देते हैं या कई बार हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, तो कि ये ऐसे था परिस्थिति इसीलिए ये संस्कार इमर्ज हो गई, अदरवाइज मैं ठीक हूँ, या ये एक्सट्रीम परिस्थिति थी तो उसमें क्या करें। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वो परिस्थिति का प्रभाव आप जो संस्कार धारण करना चाहें वो उसके आप स्वरूप बने रहें। और जो संस्कार हमें नहीं धारण करना है, जो जिसे हमें तजना है, कोई भी परिस्थिति आए वो फिर से उजागर ना हो। तो ये बाबा का एक्सपेक्टेशन है हम बच्चों से। दूसरी लक्षण बाबा ने जो बताया वो है प्रकृति प्रयोगी आत्मा के दासी या सहयोगी बन जाएंगे। नाउ इस प्रकृति के अंतर्गत वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 5 तत्व ही नहीं केवल, लेकिन 5 तत्वों के कुछ धर्म हैं। हर 5 तत्वों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो। उन कैरेक्टरिस्टिक्स से उसके प्रभाव जो है, उस प्रभाव में ना आना, उन कैरेक्टरिस्टिक से भी परे होना। और दूसरी बात है कि हम लोग इंसान अपने जीवन में सुख सुविधा के लिए इन 5 तत्वों के इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे साधन और सर्विसेज क्रिएट किए हैं। ये नेचुरल फॉर्म पे नहीं है, ये आर्टिफिशियल चीजें बनाई गई है साधन, परंतु इन 5 तत्वों से, स्थूल रिसोर्सेस से, ताकि हमको सुख मिले। उदाहरण के रूप से जैसे कि बिजली है, बिजली उस फॉर्म पे तो नहीं थी। बिजली को घर तक पहुंचाना, उजाला देना, पंखा, एसी, या एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कार की सुविधा, और केवल कार नहीं लेकिन उसके साथ कार में अलग अलग प्रकार के साधन, जिसको कन्वीनियंस सिस्टम्स कहते हैं, उसको प्रोवाइड करना। तो ये सब हमारे जो हैं, ये प्रकृति के हमने ऑल्टर करके रिफाइंड साधन बनाए हैं हमारे जीवन शैली में सुख और यह सुविधा प्राप्त करने के लिए। चाहे ये ऑल्टर्ड जो फॉर्म्स हैं यानी साधन हैं या सर्विसेज हैं, या प्रकृति के ओरिजिनल जो 5 तत्व के जो स्वरूप है या जो उनके विशेषताएं हैं, इन सभी विशेषताओं के प्रभाव पे ना आना, या इन सभी साधनों की कमी या उनके नॉट सो फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी अपना स्थिति न हिलना, साधनों को प्रभावित करना, प्रकृति को प्रभावित करना, ना कि खुद प्रभावित होना, ये है सेकंड स्टेज। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है क्योंकि इसमें सारे बीमारियों से परे होना या शारीरिक किसी भी प्रकार के प्रभाव से परे होना, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, धन की कमी हो, इन सभी परिस्थितियों को जीतना, लिटरली जीतना। इट इज नॉट मुकाबला करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुकाबला करना और जीतना। मुकाबला करना मतलब हम झेल रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, हम टूट नहीं पड़ रहे हैं, ये है मुकाबला करना। और जीतना मतलब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इन चीजों को, इन डेफिशिएंसीज को मैं ओवरकम कर रहा हूँ। सो ये दोनों अलग चीजें हैं। तो ये प्रकृति जीत जो है बाबा, वो ये दूसरा पॉइंट था कि अगर हम सिद्धि स्वरूप हैं तो उसके दूसरा लक्षण होगा कि आई एम एबल टू विन ओवर 5 तत्वों, और 5 तत्वों से द्वारा इंसान ने जो साधन डिराइव किए हैं उस पर जीत। और तीसरी बात जो है वो है विकारों पर विजय। एंड कई बार ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट पॉइंट थे कि अपने संस्कारों का परिवर्तन और विकारों का विजय, ये तो दोनों सिमिलर है, बिकॉज हमारे संस्कार जो हम अवगुण को छोड़ना चाहते हैं या कोई ऐसे आदतें हैं, संस्कार हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, वो एक कोई पर्टिकुलर विकार के ही फॉर्म है। तो फिर ये पॉइंट अलग क्यों?
क्योंकि हर इंसान के संस्कार जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर बातों के लिए होते हैं। वो मुख्य 1 या 2 ऐसे डिफिकल्ट संस्कार होंगे जिसे परिवर्तित करना है। ऑफ कोर्स उसके पीछे कुछ विकार लिंक्ड है और उस विकार के अभिव्यक्ति जो है, मैनिफेस्टेशन है, वो हमारे संस्कार के फॉर्म पे होते हैं। परंतु पांचों ही विकार और 5 विकार के जो साथी लोग हैं जैसे ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये भी विकार है। तो ये सभी 10 विकार से परे होना, 10 विकार के प्रभाव से परे होना। बाबा ने कहा कि विकारों पर विजय, और जैसे दिखाते हैं कि सांप जो है वो स्नेक जो है वो डरावना है, परंतु तुम विकारों पर विजय पाते हो तो जैसे कि शेरशैया में आप या नाच रहे हो, आप स्नेक के ऊपर, सांप के ऊपर, जैसे कि आप विजय प्राप्त किए हो तो वो नाचने की खुशी की स्थिति होती है। तो एग्जैक्टली जो प्रयोगी आत्मा है वो हर परिस्थिति को मॉडरेट करते हुए, उस परिस्थिति पर अप्लाई करते हुए, योग के प्रयोग के एप्लीकेशंस करते हुए, उसे अवलोकन करते हुए उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और धीरे धीरे जीतने का, यस इट्स वर्किंग, हम विजयी बन रहे हैं, आई एम एबल टू फील इट, ये जो महसूसता है ये बड़ा आनंद की महसूसता है। आप जरा सोचिए कि पहले बार जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, बाइसाइकिल, तो पहले दिन तो बैलेंस नहीं आई होगी और एक सडन मोमेंट था जिस मोमेंट में कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप सडनली फेल्ट दैट अरे अब बैलेंस आ गया। वो जो एक पल की खुशी है, इट्स वर्किंग, हाँ अभी अभी हुआ, यस। तो ये जो खुशी है वो खुशी है विकारों पर विजय। परिस्थितियां आई, ऐसी कोई घटनाएं हुई, चाहे वो क्रोध का हो, काम का हो, लोभ का हो, मोह का हो, और आई एम विनिंग ओवर दैट। जो मैं इसके पहले वो चीज कर नहीं पाता था, आज मेरे प्रति साथ, आज मेरा रिस्पॉन्स इज डिफरेंट टू दैट। तो ये फीलिंग जब हम आत्मा महसूस करते हैं, और ये तब महसूस कर पाएंगे जब हम ऑब्जर्व करेंगे खुद को शांत अंतर्मुखता के द्वारा, फोकस्ड रहेंगे और वहां के सारे परसेप्शंस को हम महसूस करेंगे, चाहे वो फिजिकल परसेप्शंस हो, चाहे वो हमारे मानसिक मेंटल थॉट्स के मूवमेंट्स हो, हमारे संकल्पों की हरकतें हो, या चाहे हमारी इमोशनल जो स्टेट है उस समय, उसके क्या स्थिति है उस समय, उसको जब हम अवलोकन करेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि नहीं, इस बार इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टाइम्स। तो ये थी 3 लक्षण। एंड लास्ट में बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारा है विधि से सिद्धि एंड नॉट रिद्धि सिद्धि। तो विधि बहुत क्लियर है एंड रिद्धि सिद्धि भी हम समझते हैं कि कुछ ऐसे मंत्र हो या कुछ ऐसे ऐसे चीजें हो, शॉर्टकट्स, जिसके द्वारा कई हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। परंतु ये 3 लेवल पे सर्वांगीण सिद्धि प्राप्त करना कोई शॉर्टकट से नहीं हो सकता है, उसके लिए कंसिस्टेंट पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हम एक आपको फॉर्म ड्रॉ करके बताएंगे टू एक्सप्लेन कि अक्सर हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें एक कमी किस बात की रहती है और उस कमी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वो एक ड्राइंग करके हम बताना चाहेंगे। सो आई विल जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, आप एक ब्लैंक स्लाइड अभी देख पा रहे हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हम अभी कुछ ड्राइंग करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी बाबा के बच्चों को नवीनता बहुत अच्छा लगता है। नवीनता मीन्स न्यूनेस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एक तरोताजा, फ्रेशनेस की बात है।
मनुष्य जीवन में नवीनता बहुत बहुत आवश्यक है। नवीनता से मनोरंजन होती है, नवीनता से फ्रेशनेस रहती है, इंटरेस्ट बनी रहती है। ये नवीनता के सब पॉजिटिव्स हैं और जीवन के लिए नवीनता अति अति आवश्यक है। नवीनता का एक ही बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, बहुत बड़ी पिटफॉल है। हम उसको ड्राइंग करके जस्ट एक्सप्लेन करना चाहेंगे। उदाहरण के रूप से हम एक कोई विषय लेके हम आज के दिन पे अगर डीप डाइव कर रहे हैं, सोचिए ये एक पुरुषार्थ हो गया। अगले दिन मैं और एक विषय ले रहा हूं, तीसरा दिन तीसरा अभ्यास ले रहा हूं, चौथे दिन चौथा अभ्यास ले रहा हूं, और इस तरीके से हम हर रोज कुछ ना कुछ पुरुषार्थ हो, कुछ ना कुछ स्वमान हो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस हो करते जा रहे हैं। तो मेरे जो यहाँ आप ये जो स्क्रिबलिंग देख रहे हैं, इस प्रकार के कुछ फॉर्मेशंस क्रिएट होंगे, हमारे पुरुषार्थ की इंप्रेशंस क्रिएट होंगे। जहां आपका विड्थ बहुत अच्छा है, आपका स्पैन बहुत अच्छी है, मे बी 365 दिन में 365 ऐसे इंटरवेंशन हमने किए हैं, बट देर इज नो फोकस। अब यही स्क्रिबलिंग मैं थोड़ा अलग पैटर्न से करूंगा। स्क्रिबलिंग रिमेन्स द सेम, मे बी यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैंने 11 स्क्रिबलिंग्स किए हैं। इस स्क्रिबलिंग को मैं एक मूल धारा, एक सेंटर पॉइंट को रखते हुए, केंद्र बिंदु को मेंटेन करते हुए ये सेम स्क्रिबलिंग करके दोबारा डिस्प्ले करता हूं। अब देखिए इसके फॉर्म किस प्रकार से चेंज होगा। ये मैं फर्स्ट स्क्रिबल किया, क्योंकि मुझे एक बिंदु रख के मैं कर रहा हूं। ये सेकेंड स्क्रिबलिंग, नाउ दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। मैं कोई स्क्रिबलिंग के पैटर्न चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल लौट आ रहा हूं उस मूल बिंदु पर। हाँ, ये 6 हो गया। अब देखिए 6 में इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर, एंड यहाँ पे एक ओपन, ये क्या ड्रॉ किया हुआ है कुछ मतलब नहीं है। द पॉइंट हियर इज एफर्ट्स दोनों में सेम है। हमने जितने स्याही या जितने माउस मूवमेंट्स किए हैं वो दोनों में सिमिलर है, बट द रिजल्ट्स आर सो डिफरेंट। अब ये अंतर है नवीनता को बिना समझ के इस्तेमाल करने वाले हम जो बाबा के बच्चे कई ऐसे हैं, नवीनता चाहिए, नवीनता चाहिए, हर रोज टेस्ट अलग फ्लेवर चाहिए, अलग फ्लेवर चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है कि क्योंकि क्या है, जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे कोई चीज, क्योंकि सो आई विल कम बैक टू, आई विल जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड कम बैक टू इसमें करना क्या है हम। तो ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई भी चीज में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, एक है ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है कि व्हाट्स हैपनिंग इन मी, व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड मी, व्हाट्स हैपनिंग इन मी। तो इसी को अंतर्मुखता है, इंट्रोस्पेक्शन है कि व्हाट्स हैपनिंग, माना बाहर में कुछ घटना हुई, मेरे अंदर क्या उसका रिएक्शन हो रहा है। सो व्हेन आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग, द नेक्स्ट लेवल होंगी कि हमारे अंदर एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। तो सेकंड इज जो एक्सपीरियंस है वो हम अंदर में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तीसरी बात है एकाग्र करना, फोकस करना, कि जो हो रही है उसमें हम हमारे संकल्पना को फोकस करके, उसके बाद चौथा है हम उसको स्टीयर करें कि दिशा कुछ अदरवाइज अगर नेचुरलिस्टिक रूप से होती तो ये घटना हुई, इसका मेरे ऊपर ये असर और मेरे ऊपर ये प्रभाव, यानी असर एंड प्रभाव इज सेम, एंड मेरी प्रतिसाद इस प्रकार का होगा जो अनफेवरेबल होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, घटना वही हो रही है जो होता आया है, बाह्य घटना, उसका प्रभाव मेरे ऊपर जो पड़ रहा है, उसको मैं अवलोकन कर रहा हूं। अवलोकन करके हम अपनी आत्मिक शक्ति पर फोकस कर रहे हैं और सद्बुद्धि और अच्छे संकल्पों के आधार से मैं उसको दिशा दे रहा हूं, मैं स्टीयर कर रहा हूं
उस दिशा पर जो कल्याणकारी है, जो हितकारी है, जो श्रीमत के अलाइंड है, उस दिशा पर मैं उसको मोड़ रहा हूँ। सो फर्स्ट मुझे अवेयर होने होंगे, उसको एक्सपीरियंस करने होंगे, एंड एक्सपीरियंस करके मॉडरेट करना होगा, स्टीयर करना होगा। परंतु ये कर पाएंगे जब हम फोकस हैं। और कुछ बार बारंबार इस चीज को अगर हम स्टीयर करते हैं तो हमारे अंदर हैबिट फॉर्मेशन होगा, या मैं हैबिचुएटेड हो जाऊंगा, मैं आदती हो जाऊंगा उस चीज के, कि इस प्रकार के अगर प्रतिशत आए तो मेरा नेचुरल रेस्पॉन्स किस प्रकार का होगा। कोई अगर मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है या गुस्सा से बोल रहा है, मेरा प्रभाव हो सकता है, ओरिजिनल रिस्पॉन्स ये था कि हम भी भड़क जाते थे, कि मुंहफट जवाब दे देते थे। परंतु आज मैं समझा कि इनको जवाब शांत रूप से भी दिया जा सकता है। तो मैं वो रेस्ट्रेंट अपने अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, मजबूरी से नहीं परंतु अनुभूति के आधार से, समझकर श्रीमत से अलाइंड होकर मैं फोकस रह रहा हूँ। मैं अपने अंदर की इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में वाकिफ हो रहा हूँ, एंड देन उसके बेसिस में मैं स्टीयर कर रहा हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स किस प्रकार का होना चाहिए। मैं बाह्य स्टिमुलस का दास नहीं हो रहा हूँ, परंतु मैं बाह्य स्टिमुलस को हार्नेस करते हुए उसको रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। तो ये जो 5 स्टेप एक्टिविटी है, ये हमें खुद को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और इसको बाबा प्रयोगी शब्द के रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम योगी तो बने हो, लेकिन प्रयोगी कहाँ तक बने। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस, अर्थात जो दृढ़ता, एकाग्रता और अभ्यास। अभ्यास इज नंबर ऑफ रिपीटेशंस। जो हमने ड्राइंग करके आपके सामने रखा कि किस तरीके से एक ही चीज पर अगर हम फोकस करते हैं, रिपीट करते हैं, तो हम प्रो बनते जाते हैं। आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, देखिए वो कितना आवर्स प्रैक्टिस करते हैं और एक ही चीज को कितना बार अभ्यास करते हैं। एक हठ योग के अभ्यासी हैं, तो वो एक हैंड स्टैंड बोल के एक पोस्चर है, जहाँ हाथ के ऊपर, पैर नीचे, सर ऊपर। तो वो अभ्यास करने के लिए उन्होंने कहा कि हम 7 साल से इस चीज का अभ्यास कर रहे थे, और मुझे इस चीज में महारत हासिल करने के लिए 7 साल लगा। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ के मार्ग भी आनंदमय है। तो हम लोग केवल अंतिम अवस्था, फाइनल रिजल्ट को एंजॉय नहीं करें, चेरिश नहीं करें, परंतु एवरी डे जो आप अपने ध्येय के ओर आगे बढ़ रहे हैं उसको भी चेरिश कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी विधि से सिद्धि। बाबा के जो पॉइंट बाबा मुरली में बता रहे थे, सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। तो ये कुछ एक थॉट्स थे हमारी तरफ से। एंड नाउ इट्स 5:30, सो ओवर टू यू ऑल। अगर कुछ प्रश्न हैं तो आई थिंक अभिजीत भाई हैं लाइन पे। तो अभिजीत भाई, इफ यू कैन मॉडरेट द क्वेश्चंस और डिस्कशन फर्दर। जी, ओम शांति। उसके पहले अगर 1 मिनट हम लोग साइलेंस में बैठेंगे और हमें सिद्धि स्वरूप बनाने वाले सिद्धिदाता श्री बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करें, एंड देन वी स्टार्ट।
ओम शांति। हाँ जी। जी ओम शांति। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज करे या तो चैट विंडो में भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साधना दीदी जी बोलिए। ओम शांति। मुकुल भाई जी का बहुत अच्छा लेक्चर सुना। मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे सामने एक सिचुएशन आने वाली है, मेरी कोई बहुत नियर ही रिश्तेदार हैं जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध पहले, मतलब वो मेरा इस जीवन में तो कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब फिर वो आके रहने वाली हैं और पहले से ही मैं हॉरिफाइड हूँ कि ये आएंगी। अभी से ही फोन पे ही मेरे भोजन के ऊपर ही कमेंट कर रही हैं, मेरे ज्ञान के ऊपर ही कमेंट कर रही हैं कि मैं जो शिव पंचाष्टक पढ़ती हूँ वो ही ठीक है। और मैं उनसे, वो अब आके 6 महीने 1 साल फॉरएवर कहती मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी और तुम लोगों को ही मुझे संभालना है। तो अब ऐसी सिचुएशन पर मैं पहले से ही डरी हुई हूँ कि हालांकि मैं उनको बहुत अपने बाबा के ज्ञान से देती रहती हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि मैं उनको अभी से भेज रही हूँ वाइब्रेशंस, पर वो बहुत पहले भी हॉरिफाइड एक्सपीरियंस रहा है, वो आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं। यस, सो आई मिस्ड यू इन बिटवीन कुछ समय के लिए। अभी मेरा वॉइस क्लियर है क्या? हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैंने समझ पाया सारांश में। तो इसमें कपल ऑफ थिंग्स हैं। द डिसीशन कि कोई व्यक्ति हमारे साथ आके रहेंगे और वो रहना चाहते हैं और हमारे परिवार के हैं वो, जो भी रिलेशंस है इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो वो डिसीशन एक अलग चीज है कि रखना है नहीं रखना है, मुझे क्या करना है। परंतु ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तो बहुत ही सुंदर सिचुएशन है, क्योंकि वो 1 साल ऐसे कड़े संस्कार लेके कोई व्यक्ति अगर आए तो आपके जो सो कॉल्ड पीस ऑफ माइंड वो टोटली बिगड़ जाएगा। एंड दैट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, बिकॉज आपको चैलेंज करने वाले, आपके परिस्थिति को चैलेंज करने वाली उनके संस्कार वो आ रहे हैं, और आप एक पीसफुल, एक कंफर्ट जोन सिस्टम बना लिए हैं। तो आप इस कंफर्ट जोन के अंदर वो अपना हलचल शुरू करेगी, उसके बीच में आपको वो प्रैक्टिसेस करनी है। तो ये तो एक सुपर सुपर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बहुत समर्थ बन सकते हैं। कैसे? तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। जैसे कि सोचिए वो आपको टोकते रहेंगे एंड शायद आप एक अकेले टाइप का रहते हैं या इंडिपेंडेंट हैं, या आपके साथ इस समय जो लोग हैं वो सब आपके सहयोगी हैं, तो कभी आपको टोका गया नहीं है, कोई टॉन्ट नहीं किया है, या आपके मेथड्स को कोई चैलेंज नहीं किया है, सभी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम और एटलीस्ट न्यूट्रल रहे हुए हैं या अप्रिशिएट किए हैं। अब देर इज अ पर्सन हु इज चैलेंजिंग यू, हु इज टेलिंग कि ये सब बेकार है, मेरा ही ठीक है। तो उस समय हम कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर असम्मान के रूप से नहीं, परंतु इग्नोरिंग द कमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये हर एक के बिरादरी अलग अलग है। यू नो, जस्ट इमेजिन वो झाड़ का चित्र कि वो कुछ अलग शाखा के हैं और हम पूर्वज हैं, तो वो हमें अंडरस्टैंड कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो और कोई टाल टाली के हैं और कोई मान्यता के हैं और कोई मजहब के हैं। हालांकि वो हिंदू है, हमारे रिलेटिव हैं, परंतु उनके मजहब अलग हो सकता है और हम पूर्वज हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। बाकी वन ऑफ द क्रिपलिंग थॉट्स इज, ये कायम के लिए अगर रह जाएगा तो मेरा क्या होगा? ये जो थॉट है, this is something which is where a solution needs to be worked rather than just feeling bad about this. और इस समय इस सोच से मेरा फीलिंग्स कैसे हलचल में आ रहा है उसको अवलोकन कीजिए। अभी वह आया ही नहीं है, लेकिन वो सोच से ही आई एम गेटिंग यू नो अनकंफर्टेबल। तो मेरा अनकंफर्ट का कारण क्या है, मेन कारण क्या है, कोर कारण क्या है? तो वो ऑब्जर्व करें हम खुद को और उसको सुधारने का प्रयास करें।
एंड दिस इज समथिंग विच विल वर्क आउट ग्रेट। तो वो अगर आते हैं और उसको आप ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द सेंस उस सिचुएशन को अगर आप लिवरेज कर सकते हैं, तो आपका पर्सनल प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। हाँ क्या रेनू बहन। भाई मुझे ये पूछना है, जैसे आपने फ्लावर बना के बताया, एक डॉट को लिया, तो ये डॉट मतलब डे टू डे पुरुषार्थ जैसे हम कर रहे हैं अपनी अवस्था को एलिवेट करने के लिए, तो इसमें जैसे सामान लेना है तो कोई एक सामान लेके हम एक हफ्ते प्रैक्टिस करें, या जैसे उस पॉइंट पे कैसे घूम के आना है, मतलब वो पॉइंट कैसे शुरू करना है, और वो जो फ्लावर आपने ड्रॉ करा उस फ्लावर पे ही कैसे हमें रोटेट होना है, और कैसे एक फ्लावर लाइक सिचुएशन बनानी है अपने लिए। मैं इसको जानना चाहती हूँ, प्लीज एक्सप्लेन करें। रेणु दीदी, पहली बात तो ये है कि वो डॉट क्या है, वो पहले आप तय कीजिए। आपके लिए वो डॉट कौन सी है? मेरे लिए डॉट है डे टू डे पुरुषार्थ में मैं आगे बढ़ती जाऊं, और जैसे कैसे एक सामान को लेके डेली प्रैक्टिस करनी है, या जैसे योग में भी हम बैठते हैं तो अभी पिक्चर बहुत 3-4 साल हो गए हैं, बट ये नींद नहीं आती, सब अच्छा है, 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे बैठ भी जाते हैं, तो एक ही चीज को एक हफ्ते रिवाइज करना है, उसको पक्का करना है, या डे टू डे हम बदल सकते हैं, ये चीज हम समझना चाहते हैं। रेणु दीदी, ये आपके जीवन के मध्य मनी कौन सी पुरुषार्थ है इस समय, वो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। उदाहरण के रूप से एक कोई बच्चा है, वो 10वीं क्लास पढ़ रहा है, तो यानी वो क्लास 7 या 8 में है, तो उसके अभी क्या नेक्स्ट 2-3 इयर्स का लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट 2-3 इयर्स का लक्ष्य है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे और 10वीं को अच्छी तरह से विद सक्सेस पढ़ाई को आत्मसात कर कर अच्छी तरह से वो आगे के लिए तैयार हो। और जो जब वो 11वीं 12वीं में है, तब उनका नेक्स्ट लेवल लक्ष्य होगा, एक मेन थीम जो है मूलधारा मध्य मनी उसका पुरुषार्थ का होगा कि ओके ठीक है, अभी हम 12वीं के लिए तैयार हो रहे हैं, उसके बाद इस स्ट्रीम में जाएंगे, तो उसके लिए मैं अभी से उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहें, एंट्रेंस टेस्ट कहें, या वो प्रोफेशन कहें, अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते, जो भी बनना चाहते हैं प्रोफेशनल, उसके लिए वो मेंटली उसके उस प्रोफेशन के लिए जो कोर कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता है उसको डेवलप कर। तो इस तरीके से आपके पुरुषार्थ के जो मेन आत्मा की चाहना जो है, अगर आत्मा की ये चाहना है कि दिनचर्या में हम बाबा की याद, या दिनचर्या में हम कैसे निरंतर योगी बन सके, ये आपके पुरुषार्थ के मेन थीम है, तो आप उस चीज पर फोकस, एंड एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड दिनचर्या। एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड दिनचर्या। आपको एक एग्जांपल देते हैं, मनोरमा दीदी इलाहाबाद के निमित्त है सेवा के, बहुत अच्छे कुशल प्रवक्ता है, और मनोरमा दीदी का जीवन का लक्ष्य ये था, जब वो अनुभव सुनाई, इनफैक्ट पुणे में ही मीरा सोसाइटी में ही, इफ आई रिमेम्बर राइटली, लॉकडाउन के दौरान मनोरमा बहन ये हैड शेयर्ड दिस जूम में कि हम एक चुनौती के रूप से उठाए थे कि हमारे दिनचर्या में कैसे भी परिस्थिति, और मनोरमा बहन जॉब करती थी उस समय, और ब्रह्मा कुमारी भी थी और नौकरी भी करती थी, तो उन्होंने ये चुनौती उठाई कि हम नौकरी करते हुए भी हमारा दिनचर्या ऐसा होगा, इतना एक्यूरेट होगा कि एक भी कोई धारणा या दिनचर्या, बाबा का बताया हुआ दिनचर्या में एक भी कोई चीज हमसे मिस नहीं होगा, कोई भी हमें उंगली उठाकर बोल नहीं पाएगा। तो दिस वाज आवर मेन थीम। इस थीम को रखते हुए उन्होंने टोटल पुरुषार्थ को इवॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से आपके जीवन के इस समय के थीम क्या है वो देखते हुए आप उसको पुरुषार्थ करेंगे, वो आपके पॉइंट होगा। इट इज नॉट एक ही स्वमान का प्रैक्टिस करना है, बट लक्ष्य एक रख के जो भी करना है सो करना है। चाहे स्वमान करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, लेकिन आपका जो लक्ष्य है उसके लिए व्हाटएवर कुछ भी करेंगे उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी डॉक्टर कविता दीदी जी।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, मेरा सवाल ऐसा है कि कैसे होता है, अभी 3 महीने पहले या तो लॉकडाउन में अव्यक्त मुरली या साकार मुरली को मैं जनरली मतलब रेगुलरली ये करती थी, लेकिन अभी ये 2-3 महीने से काफी इरेगुलर इन द सेंस, मतलब रात में सोने में लेट हो जाता है, फिर सुबह उठने में, और दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, जैसे वर्क प्लेस कहीं और है, घर कहीं और है, तो अप डाउन, तो इसमें क्या होता है, बहुत सी बार मेरा मिस हो जाता है। और मैं पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे पढ़ना और ये डिस्कशन, इसमें बहुत फर्क होता है। और फिर संडे के दिन तो ज्वाइन होती हूँ मैं, लेकिन फिर मैं अपने आप को कोसने लगती हूँ कि आई एम बैड, मतलब मैं जो बाबा ने कहा वो कर नहीं पाती हूँ, तो मैं इतना खुद को कोसने लगती हूँ, और फिर वो सर्कल में चली जाती हूँ, फिर अपने आप को मैं, मतलब इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं? आप कोसना बना के रखिए, कोसना बहुत अच्छा है। सिर्फ आई एम बैड, आई एम सैड बोलने के बजाय आप खूब कोसिए खुद को, बोलिए आई एम विद डैड, आई एम विद डैड, आई एम विद डैड। ठीक है, आप डियरेस्ट डैड के साथ रहिए। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपका वर्क प्लेस दूर है, तो आप कैसे जाते हैं, बाय प्रवास कैसे कार करते हैं? बाय कार जाती हूँ, मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ, बाय कार जाती हूँ, बाय कार आती हूँ, तो घर में आने में लेट हो जाता है, फिर खाना नहीं नहीं पकाना। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस, मैं उतना ही पूछा, मैं खाना लेट के बात नहीं पूछा, मैं सिर्फ पूछा कार। तो आप कार में जाते हैं, तो कार में तो म्यूजिक सिस्टम है, स्टूडियो है, आपके मोबाइल से आप या अदरवाइज ऑल्सो आप मुरली सुनने का जो एक्स्ट्रा जो आप चीज करते थे लॉकडाउन के दौरान या वर्क फ्रॉम होम के दौरान, वो चीज आप कार में आते जाते समय सोचिए। आपका, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक टिपिकल मुरली जो मधुबन मुरली है, जो रिकॉर्डेड मुरली होती है, वो अराउंड 25 से 30 मिनट का होता है। तो आप अपने प्रवास के समय वो मुरली के प्ले कीजिए, एक बार साकार मुरली रिवाइज कर लीजिए, एक बार अव्यक्त मुरली रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आपके प्रवास के समय आधा टाइम योग, आधा टाइम मुरली, ऐसे करके आपका प्रवास बहुत सुखमय बन जाएगा। और आप आपके जो को ड्राइवर आप चलाते हैं खुद या पता नहीं जो भी है, लेकिन आप को ड्राइवर सीट में एक बाबा का फोटो रख लीजिए, और बीच बीच में वो भी देखते रहिए कि हमारा डैड जो है, आई एम विथ माई डैड, मेरा बाप मेरे साइड में बैठे हुए हैं, और बाबा हमें देख रहे हैं। आप बाबा से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाबा ठीक हो रहा है मेरा पुरुषार्थ, बाबा ये वाली मुरली का पॉइंट क्या थी। इस प्रकार से आप सिमुलेट कर सकते हैं। एक छोटा डैड का फोटो रख लीजिए वहां, और डबल डैड भी रख सकते हैं, बूढ़ा बाबा और वो सदा जवान निराकार शिव बाबा, दोनों का शिव बाप दादा का फोटो जो है, आपको जो भी ठीक लगता है वो एक छोटा रख लीजिए, सीट में ही रख लीजिए जब आप गाड़ी में बैठते हैं, अकेले अगर ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं जी और भाई, मुरली सुनिए, बोलिए ये तो बस। करती हूँ मैं, मुरली का मैं लगा देती हूँ मोबाइल पे, लेकिन फिर भी ना, जाते आते समय लगा ही देती हूँ, लेकिन फिर कैसे हो जाता है मुझे कि यार, ये जो मतलब सुबह का समय जो बाबा को देना चाहिए वो मैं दे नहीं पाती हूँ, तो ये मुझे अपने आप में थोड़ा सा ये करता है। नहीं, आप मुरली नहीं लगाते हैं ना, कौन बोला आप मुरली लगाते हैं? मुरली लगाते हैं ना हम, गाड़ी नहीं में बैठ नहीं लगाते, नहीं गाड़ी में आप नहीं लगाते हैं। लगाते हैं बाबा भैया भाई नहीं जी। नहीं लगाते हैं। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, आप साथ साथ दो रेडियो चालू करते हैं। अच्छा। आपको एक रेडियो चालू करना है, आप दो चैनल साथ में सुनते हैं। एक है आई एम बैड, आई एम सैड, ये वाला अच्छा। चैनल चालू है, और दूसरा है मुरली चल रहा है, मीठे बच्चे तुम्हें ये करना है वो करना है। तो दोनों चैनल साथ में सुनने से तो डिसोनेंस होगा ना, तो आप हाँ। एक चैनल सुनिए और एफर्मेशंस को ठीक कीजिए। और अच्छा। लॉन्ग टर्म में कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोसने के बजाय इसको आप फिर ये जो अद्भुत जीवन कहानी और ये सब सुनाया जाता है, आप दादा विश्वरतन का सुने हैं नाम? जी जी, सुने हैं। फोटो देखे हैं विश्वरतन दादा का?
नहीं कभी वो तो क्लास आदि सुन लेना ऑनलाइन, एक आध कुछ क्लास मिल जाएगा विश्वरतन दादा का। तो दादा की विशेषता ये थी, उनका ड्यूटी बाबा ने दिया था सुबह गर्म पानी भरना है। वो उस टाइम मैनुअल था, सब स्नान करने के लिए तैयार होंगे तो अमृत वेले के पहले से 3 बजे से उनको गर्म पानी बना के, लकड़ी को काटा हुआ लकड़ी से गर्म पानी उबाल के सबके बाथरूम के वहां गर्म पानी रखना है ताकि वो ब्रह्मावत स्नान करें। और फिर जैसे ही वो गर्म पानी का पाठ हो गया, फिर उनको जाना था बाजार में सब्जी लाने के लिए ताकि नाश्ता बने और फ्रेश सब्जी जो है। तो और जब वो लौटते थे, इट वॉज ऑलमोस्ट 8:30 और समथिंग जब वो सब्जी आया, तो उनका अमृत वेला भी गया और मुरली क्लास भी गई साकार बाबा के समय, विश्वरतन दादा। और अच्छा। विश्वरतन दादा यज्ञवत्स थे एंड तो उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा बाप खुद उनको ये दोनों जिम्मेवारी दिए थे, ही नेवर कंप्लेंट कि बाबा हमारा अमृत वेला भी आपने छुट्टी कर दिया, और मुरली कभी एक आध दिन तो चेंज करो, एक आध दिन तो कोई गर्म पानी और किसी से दिलवाओ, जैसे हम लोग वीकली ऑफ मांगते हैं, बाबा एक दिन तो दिलवाओ और कोई बच्चे को हम आपके सामने बैठे। नो, ही नेवर सेड दैट। और वो एक अनन्य रतन थे एंड मतलब दादियों का रेटिंग, सभी दादियों का रेटिंग दे कंसीडर कि पुरुषार्थ के हिसाब से ब्रह्मा बाबा का नेक्स्ट अगर किसी को देखा जाए, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन आदि, बट पुरुषार्थ के हिसाब से अगर आपको देखना है ब्रह्मा बाबा कैसे थे पुरुषार्थ में, आप विश्वरतन दादा को देखिए, ही इज अ मास्टरपीस। वो ऐसे थे, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि आपकी परिस्थिति और दादा की परिस्थिति दोनों का एग्जैक्ट सिमिलर है जी। जबकि दादा उस पर खुश होके कि मुझे भगवान ये बख्शा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही इज लिवरेजिंग दैट, और आप कोस रहे हैं। तो आपके सेल्फ टॉक साइकिल को सुधारना है। थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई जी। आई विल। थैंक यू। प्रीति बहन जी, आप नेक्स्ट। थैंक यू भाई। हाँ जी, वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं शायद प्रीति बहन। तो यहाँ कुछ चैट में क्वेश्चंस आए हैं। एक है कि इज इट पॉसिबल टू नलीफाई, हाँ एक मिनट प्रीति बहन, इज इट पॉसिबल टू नलीफाई, हाँ वो मेरा ही प्रश्न है भाई जी। मेड बाय अदर पर्सन, थैंक यू सो मच, 100% पॉसिबल है। और पहली बात तो ये है कि कोई आपके प्रति नेगेटिव संकल्प करे ही क्यों। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो आदमी ही वैसा है, नहीं, अगर आप ये प्रश्न मन पे आता है कि वो आदमी ही ऐसा है, वो आदमी कैसा भी हो लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो और ये एक ब्राह्मण परिवार का एक शौक है कि हम कई बार कहते हैं वो हमारे प्रति नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस हमारे प्रति नकारात्मक हो रहे हैं। पहला चीज हम चेक कर लें कि हमारे कर्म में ऐसे कुछ हुए हैं जो उनको नकारात्मक रूप से इम्पैक्ट कर रहा हो, तो हम अपने कर्मों को सुधार ले, पहली बात। दूसरा है, ऐसे कोई घटना हुआ होगा जिसके कारण उनकी उस आत्मा की मनोवृत्ति मेरे प्रति, उन्हें कुछ दुख प्राप्त हुआ होगा, या कई बार दुख भी नहीं लेकिन उनके ईर्ष्या द्वेष के स्वभाव के कारण, तो वहां पे आप बिल्कुल न्यूट्रल रह सकते हैं। आप अपने अच्छे अवस्था को बनाए रखिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए ऐसे कोई व्यक्ति को या ऐसी कोई बातों को। कंप्लीटली, मराठी में एक बहुत सुंदर शब्द है दुर्लक्ष्य कीजिए, बट दुर्लक्ष्य का मतलब है हेट करना नहीं, दुर्लक्ष्य मतलब है आई एम न्यूट्रल, माना देर इज, ना मैं देखूंगा ना मैं समझूंगा, ये मेरा लेना देना ही नहीं है इस चीज से। सो व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन, किसी भी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई जादू टोना भी नहीं कर सकेगा उस अवस्था में, क्योंकि वो जो भी भेजेगा नेगेटिव संकल्प, वो जाके वापिस उनके पास ही चले जाएगा। इट विल बूमेरंग बैक टू दैट इंडिविजुअल, प्रोवाइडेड हमारी अवस्था अगर वैसे रहे। हम अगर 1% भी उस व्यक्ति को अपना दिल में स्थान देंगे कि देखो वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है, तो देन वो रिसीव हो जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा उनको। सो ये अगर हम न्यूट्रल रह सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं आएगा। थैंक यू। ओम शांति भाई जी।
हाँ जी। लेकिन जैसे पिछले 6 महीने से मैं अच्छी मीन्स काफ़ी समय से कर रही थी, 6 महीने से। मैंने अभी रिसेंटली जॉइन किया है ब्रह्म कुमारी। सो अर्लियर मीन्स आई वाज़ रेगुलरली अमृत वेला कर रही थी। और क्या हुआ कि इसने ग्रुप ज़ूम मीटिंग स्टार्ट की अमृत वेला की, तो एक बार मैं उठ नहीं पाई और मेरे को जहाँ मैं करती थी मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था। सो आई डिडन्ट जॉइन। तो इसने मेरे अगेंस्ट में तुम तो उठ ही नहीं सकते हो, तुम तो फॉलो नहीं कर सकते हो बाबा को, तो ये हमेशा उसने शुरू कर दिया। और मुझे भी फिर ऐसा हुआ कि मेरा भी कई बार मिस होने लगा अमृत वेला। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका मेरे ऊपर, इसके संकल्प का मेरे ऊपर असर हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अमृत वेला उठना और नहीं उठना, किसी ने डांटा, किसी ने फटकारा, उसके साथ मेरा मोटिवेशन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं तो बहुत छुई मुई हो गया हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ। तो कुछ समय के लिए आप जो से घर में अमृत वेला करते हैं, जूम में अमृत वेला ना करके आप अनुशासन बना लीजिए खुद के अमृत वेला का। आप खुद उठ के बिना कोई सहारा, बिना कोई साधन, बिना कोई लैपटॉप, बिना कोई मोबाइल का अमृत वेला करिए। आप ये इन साधनों का क्यों ये ले रहे हैं? नहीं करिए कुछ दिन। अगर इससे आप कोई उस उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अगर आपको डिस्टर्ब कर दे रहा है तो आप थोड़ा सा नहीं, नहीं, अभी क्वारंटाइन तो मैं कर उसको लीजिए। जॉइन ही नहीं हो रही हूँ। आई एम नॉट जॉइनिंग दैट पर्सन। अभी तो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन मैं हाँ, नहीं जा रही हूँ। हाँ, लेकिन इसके लिए वो ये कमेंट्स कर रहा है। नहीं तो करे, आप इग्नोर करिए। ओके। आप इग्नोर करिए, इग्नोर करना भी सीखना है। आपका लगाव है सम फॉर्म पे, आप ऋणी है उनसे, आपका लगाव है उनसे। दिस इज मोह। इवन हेट्रेड इज ऑल्सो मोह। नफरत किसी से अगर है या प्यार किसी से है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ये भी मोह है कि उनका कहने पे मैं प्रभावित हो रहा हूँ। कोई ऐसे ही कोई भी आदमी कह दे तो आप बोलेंगे अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले, लेकिन वो व्यक्ति कहा तो मुझे थोड़ा सा ठेस पहुंच रहा है। तो दिस इज ऑल्सो मोह। हमें चेक करना है ऑब्जेक्टिवली। आप अपने आप को चेक कीजिए। मेरा चार्ट जो है लास्ट 30 days में, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव डन अमृत वेला। इफ इट इज कंसिस्टेंट आई डोंट नीड टू वरी। हम चार्ट बाबा को दिखा रहे हैं। राइट, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। राजेंद्र भाई जी बोलिए। बट अभिजीत भाई, ये तो सिद्धि स्वरूप से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छा, नहीं है। अच्छा। ये तो जैसे ये हो रहा है कि भाई हमारा ये समस्या है, हमारा ये ऐसा हो रहा है। बट एनीवे, अगर सिद्धि स्वरूप से रिलेटेड हम करेंगे तो अच्छा हो। बट एनीवे, ओवर टू यू ओम राजेंद्र शांति भाई भाई। साहब। ओम शांति हाँ जी, भाई जी, मेरा प्रश्न ऐसा था। बहुत समय योग में, मुझे तो ज्ञान में अभी 20 साल हो गए हैं। योग में जब भी बैठते हैं तो उस समय बाबा से लिंक जुटती है। कभी कभी समांतर व्यर्थ की भी लाइन चलती है, तो उसको कैसे खत्म करें शॉर्ट में जरा। 7 days कोर्स दोबारा करिए। अच्छा। टीचर बहन के साथ बैठ के उनको, या कोई भाई जो आपके सेंटर में कोर्स कराते हैं, जैसे रेगुलर 7 days कोर्स, ऑनलाइन नहीं, मधुबन वाला 7 days कोर्स नहीं। आप दीदी को बोलिए दीदी और एक बार मैं रिवाइज करूं 7 days कोर्स, और इस बार अच्छी तरह से नोट्स लीजिए। आपको कराएं ऐसा नहीं, कोई कोर्स कर रहा है वहां बैठ के आप अपने नोट्स बनाइए, फिर से आत्मा का परिचय को और गहराई से समझिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोबारा रीस्टार्ट कीजिए। जैसे कई बार कुछ फाइल हैंग हो जाती है तो कंप्यूटर में हम लोग, सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन क्या है, रीस्टार्ट करो। हाँ, तो फिर से वो थैंक यू भाई, जरूर करेंगे। ओम शांति भाई जी। मेरा सवाल था कि जब हम सिद्धि स्वरूप होते जाते हैं, जैसे कि हमारे संकल्प पूर्ण होते जाते हैं, तो मन में मैंपन का भाव भी बढ़ता जाता है कई बार, कि देखो मेरा ये चीज हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, फिर हम याद दिलाते हैं कि बाबा करा रहा है, तो वो मैंपन से कैसे कैसे मुक्त हो, मतलब वो चीज से कैसे वो नहीं मन में नहीं आए वो भाव।
एक्चुअली वो समर्पण भाव का फीलिंग जो है वो अपने अंदर आपको रीइंफोर्स करना बिफोर यू स्टार्ट द वर्क होना चाहिए। तो अगर वो बिफोर वो उस समर्पणमयता है तो मैंपन नहीं आएगा। और आप उस पर ज्यादा नहीं सोचिए, क्योंकि ऐसा भी झटका खा के हम लोग सीख ही जाएंगे, दुनिया सिखा देगी। तो इसीलिए मैंपन को तो ऐसे ही बुलडोजर अपने आप काम करेगा। लेकिन अगर हम उस चीज को शुरू में करने के पहले ही करते हैं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज समय सिखा देगा। मैंपन को पूरा बराबर करने के लिए पूरा ड्रामा तैयार है। तो इसके लिए बट बिफोर टाइम अगर हम करना चाहते हैं तो कोई भी कार्य करने के पहले कंप्लीट संपूर्ण समर्पण भाव से बाबा को समर्पित करके शुरू कीजिए एज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का फीलिंग रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति भाई जी, आई एम हाँ सीनियर सिटीजन 70 प्लस। मेरा क्वेश्चन उस ज्ञान से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था नहीं है, बट एक बड़ा मेन टॉपिक है इन माय लाइफ। आई एम विडो, वाइफ इज नॉट देयर विथ मी, आई एम लिविंग विथ माय सन। तो सन हाँ जी। का भाई साहब इतना एडमेंट है, आई एम ज्ञान इन 13 ईयर्स सिंस बिगनिंग। वो छोटे थे, खैर अब बच्चे बड़े हो गए, जॉब कर रहे हैं। इतने एडमेंट हैं वो ज्ञान के, इतने अगेंस्ट हैं कि पूछिए मत। मैं रोज क्लास कर रहा हूँ, रोज अमृत बेला से उठता हूँ, वो उससे भी उन्हें कुछ चिढ़ सी लगती है। आप रोज क्यों जाते हैं, पेट्रोल फूकते हैं, आप घर में कर लीजिए, आप यहाँ बैठिए। आप डेड अगेंस्ट हैं। कुछ उन्हें पता है खान पान का बड़ी शुद्धि है, तो वो सुनते भी नहीं ज्ञान में आने के, बोले हमें ज्ञान मत बांटिए, हमें सब पता है। ये सो एडमेंट कि मेरी लाइफ जो है बड़ी हेल सी हो गई है कि मैं ज्ञान को उतना शांति से नहीं कर पाता। और बड़ा रेगुलर हूँ मैं मुरली में, कोई मेरी 10 साल तक तो एक दिन मुरली मिस नहीं हुई सेंटर जाने से। आजकल जरा थोड़ी कोरोना के बाद डिस्टर्ब रही है, बट एक बच्चे की उस एंटी उसको मैं कैसे दूर करूं। समटाइम्स ही से आप जाके वहीं रह लीजिए दीदियों के पास, दीदियां आपको रख लेंगी, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। हाँ सो देखिए, ऐसे केस में कई बार हो सकता है इस प्रकार से, क्योंकि देखिए हमारा ही बच्चा है और हमने ही उनको पाला है, हमने ही उनको संस्कार दिया है। जन्म से 7 साल तक जो उनके संस्कार भरे हैं, माता पिता नहीं भरा है। तो अभी आप अपना दिनचर्या चेक कीजिए कि क्या क्या मैं अपने कोई आचरण से, अपने बोल से, अपने रिएक्शन से या बाथरूम के जो हैबिट्स हैं, मैं सोचिए 1.5 घंटा बाथरूम में बैठा रहता हूँ या जिसमें उनको तकलीफ होता है, ये आपको चेक करना है। ये आपको अभी फोन हमें बताने के, सबको बताने की जरूरत नहीं, चेक कर लीजिए कि हमारे कोई आचरण से दूसरे तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। और आप अपने, क्योंकि आपको मुरली जाने में तो कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, सिर्फ टोक ही रहा है, तो आप नहीं, सुना अनसुना छोड़ रोक भी दीजिए। कर रहे हैं, जान ही नहीं देते। बोलते हैं वो संडे संडे जाइए, थर्सडे जाइए। आज फिर नहीं चले गए नहीं, थे क्या आप? नहीं नहीं, वो तो बोल ही रहा है ना, वो दरवाजा में लॉक तो नहीं लगा है ना अब तक। नहीं, बीच में समटाइम्स बैग वो भी कर दिया था, स्कूटर की चाबी लेकर रख ली। हाँ तो स्कूटर से आप जाते ही क्यों, आप चल के जाइए नजदीक के सेंटर में, जो आपका वॉकिंग भी हो जाएगा। मैं तो चल, इस मेरे तरीके से माई बोथ हिप्स आर रिप्लेस, तो मैं चलने में भी थोड़ा सा आप तो तकलीफ है। ऑटो रिक्शा है, आप तो जिस शहर में रहते हैं वहाँ ऑटो की सुविधा है, आप ओला उबेर टाइप के कुछ कर, आप युक्ति निकालिए, इट इज वेरी मच पॉसिबल। और हमने जो किया है उसी का रिटर्न हमें मिल रहा है, इसीलिए उसका जिम्मेवारी खुद लीजिए। उन पर आप उलहना नहीं दीजिए, हमारा ही बच्चा है और हमने जो किया है, जो हमें मिलना चाहिए वही मुझे मिल रहा है। और इसको भी पुरुषा, जैसे इसके पहले भी एक माता की थी कि ये डिफिकल्टी है, हमारे ऑफिस दूर है, हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ बच्चे सहयोग नहीं दे रहे हैं, बट आपका मुरली में रोक तो नहीं रहे ना, वो सिर्फ टोक रहे हैं। तो आप मानसिक रूप से उस चीज को प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका दिनचर्या या रूटीन में आप मेंटेन कर सके। थैंक यू जी थैंक यू भाई जी, फिर समय भी हो चुका है। तो ये बहुत 1 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे हाँ और जी। फिर पूरा
ओम शांति। जी, और सभी को बहुत-बहुत थैंक्स क्योंकि सभी ने इतने सुना, और भाई जी आपको भी बहुत-बहुत थैंक्स। धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति धन्यवाद बाबा। शुक्रिया शुक्रिया मुकुल बाबा। भाई, शांति so भाई nice जी। of you ओम explained शांति। every question. शुक्रिया बाबा।